Welcome friends, welcome to this video. In this video we will be talking about chapter number 1. The name of the chapter is The Principles and Practice of Economics. primarily इस पर हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में. जब आप छोटे थे तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ते थे, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाता था कि सपोज आप एक करंट जॉब में हैं जहाँ पर आपको 1 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं. इफ़ यू लीव दिस जॉब तो यू हैव 2 ऑप्शन. सपोज वन ऑप्शन गिव्स यू 80,000 रुपीज़, अदर ऑप्शन ऑफर्स यू 70,000 रुपीज़. तो आप फट से पहचान लेते थे और बोलते थे ओके, इन दिस केस माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 80,000 रुपीज़. तो वो जो सो कॉल्ड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, उसको हम डिटेल में इस चैप्टर में सीखेंगे प्राइमरीली. आइए लेट्स स्टार्ट. Is Facebook free? Well, Facebook does not charge you anything, so you might say it's free. Facebook may not take your money, but it does take your time, which you could spend playing a sport, watching Netflix, studying. Studying, I'm not sure, but still you can. Or even might do a part-time job. तो आपको लगता है आपका सोशल मीडिया, यहाँ पर फेसबुक का एग्जाम्पल लिया गया है, इट इज़ फ्री. नो, इट इज़ नॉट फ्री, इट इज़ कंज्यूमिंग योर टाइम. सो इन योर व्यू व्हाट इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ योर फेसबुक टाइम? यानी अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं या फेसबुक को सर्फ नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट को सर्फ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो उस समय में, जिसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे. सो टू अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल वी विल एनालाइज कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इन्वॉल्व्ड. तो हमारा अगला टॉपिक है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमी स्टडी ऑल ह्यूमन बिहेवियर एज द आउटकम ऑफ चॉइसेस. जो भी आप इकोनॉमिक बिहेवियर दिखाते हैं, सपोज आपने एक एप्पल बाय किया, या आप गोवा घूमने गए, या आपने कोई भी चीज़ खरीदी, कुछ भी एक्टिविटी आप करते हो, दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ चॉइसेस. तो आप उसमें से अपना जो आपको बेस्ट सूटेड होता है यू गो फॉर दैट. तो इकोनॉमी स्टडी ऑल ह्यूमन बिहेवियर एज द आउटकम ऑफ चॉइसेस. तो अब कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में हम अगर पता कर लें तो अच्छा रहे. Economic agents and economic resources. Well, an economic agent is an individual or a group that makes choices. For example, a consumer chooses to buy a car. A worker chooses to do her job. A business leader chooses to open a new factory in India. तो आप कहोगे इसमें चॉइसेस कहाँ हैं? क्यों नहीं है? वर्कर ने अपनी जॉब चूज करी ओवर हर लेजर. बिजनेसमैन ने सोचा मैं इंडिया में फैक्ट्री बनाता हूँ, ही कुड हैव डन दैट सेम थिंग इन चाइना. सो नॉट ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स हाउएवर आर इंडिविजुअल. एन इकोनॉमिक एजेंट कैन ऑल्सो बी अ ग्रुप लाइक अ गवर्नमेंट, एन आर्मी, अ पॉलिटिकल पार्टी. बच्चों कहते हैं सर गवर्नमेंट कैसे? क्यों बेटा, गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी मेकिंग करती है, डोंट यू थिंक दे हैव सो मेनी चॉइसेस एट देयर डिस्पोजल? दे विल पिक द बेस्ट दैट सूट्स देयर पर्पस. सो अगेन चॉइसेस. The second important concept to understand is the allocation of scarce resources. Well, scarce resources are things that people want, where the quantity that people want is more than the quantity that is available. जैसे आप जब छोटे होते थे तो पढ़ते थे when a resource is said to be scarce, तो आपको आपके रिस्पेक्टेड टीचर बोलते थे when its demand is more than its supply. याद आए वो अच्छे दिन? So scarcity exists because people have unlimited wants in a world of limited resources. अब और कुछ आता हो ना हो, ये तो सबको पता होता है, रिसोर्सेज स्केर्स हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, राइट. तो आइए अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की. तो आप तो सब लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं सारे, तो आप तो फटाफट मुझे बोल देंगे सर वेलफेयर की भी डेफिनेशन होती है, ग्रोथ की भी डेफिनेशन होती है, मटीरियल वेलफेयर की भी होती है, स्केर्सिटी की भी होती है, एंड सो मेनी. यस, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के लिए मेरे बच्चों, लेकिन यहाँ पर प्राइमरली स्केर्सिटी वाला स्कूल ऑफ थॉट चलेगा. सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ एजेंट्स चूज टू एलोकेट स्कैर्स रिसोर्सेज एंड हाउ दोज चॉइसेस अफेक्ट सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, द सेल ऑफ अ न्यू स्पोर्ट्स कार डज नॉट जस्ट अफेक्ट द पर्सन ड्राइविंग ऑफ द डीलर्स लॉट. द सेल जनरेट्स सेल्स टैक्स विच द गवर्नमेंट यूजेस टू फंड प्रोजेक्ट्स लाइक हॉस्पिटल्स. इट ऑल्सो जनरेट्स मोर कंजेशन. तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी किसी की, आप ये मत सोचो कि वो खाली उसी को अफेक्ट करेगी या इन्फ्लुएंस करेगी, वो उसको भी करेगी इन मैनी वेज और सोसाइटी को भी करेगी इन मैनी वेज. पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, आपने रट्टा लगाया हुआ है. पॉजिटिव व्हाट इज और व्हाट आर, नॉर्मेटिव व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी. तो देखिए
पार्शली आप सही हैं, लेकिन डिटेल्ड मीनिंग अभी आप माइक्रो में भी पढ़ेंगे, सेम 2 में मैक्रो में भी पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। हाँ, मुझे पता है आपके दिमाग में यही है, पॉजिटिव मीन्स व्हाट इज, है ना, वेरीफिएबल। सर सब कुछ वही है, थोड़ा सा डिटेल में आपको आपकी रीडिंग की लैंग्वेज भी तो चाहिए होगा ना। आइए, positive economics describe what people actually do. In other words, statements that can be confirmed or tested with data. Describing what has happened or predicting what will happen is referred to positive economics. For example, consider the prediction that in 2025, US households will invest about half of their retirement saving in the stock market. This forecast can be compared to future data and either confirmed or disproven. तो जब फ्यूचर में वो टाइम आएगा तो आप कंफर्म कर लेंगे। बिकॉज अ प्रिडिक्शन इज इवेंचुअली टेस्टेबल आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, तो इसलिए इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। बच्चों बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज वन जिसमें यू कैन वेरीफाई द स्टेटमेंट। Normative economics recommends what people are to do. Normative economics is almost always dependent on subjective judgments, which means that normative analysis depends at least in part on personal feelings, taste और opinions. इसलिए इसको हम biased economics भी कहते हैं मेरे बच्चों। जब आप सेकंड सेम में जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव यूज होंगे आपके। For example, consider an economist who is helping a worker to decide how much risk to take in her investment. He might ask the worker about her own preferences. Suppose the worker said that she would not sleep well at night if her retirement savings were invested in stock market. The economist would explain that eliminating risk comes at a cost. Riskless investment have a lower average rate of return than investment in stock market. तो अब वर्कर कह रहा है मुझे तो रिस्क चाहिए नहीं, रिस्क होगा तो मैं तो परेशान रहूंगा, और इकोनॉमिस्ट कह रहा है भाई तू रिस्क नहीं लेगा तो तेरे को रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो अब क्या करें आगे? सो इफ द वर्कर एक्नॉलेजेस दिस डिफरेंस एंड स्टिल वांटेड द रिस्कलेस इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिस्ट वुड हेल्प द वर्कर फाइंड सच रिस्कलेस इन्वेस्टमेंट। द की हियर इज व्हाट द वर्कर वांट्स। When economic analysis is used to help individual economic agents choose what is in their personal best interest, this type of normative economics is referred to as prospective economics. मैं आपको कुछ ताज़ा एग्जाम्पल देता हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया। तो अभी आपको देखा होगा कुछ समय पहले 3 फार्म लॉज आए थे, तो बहुत एजिटेशन हुआ था उसको लेकर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट रखा कि दे आर गुड, एजिटेटर्स ने अपना पॉइंट रखा नहीं वी डोंट वांट इट, तो अल्टीमेटली स्क्रैप किया गया उसको। सो ये नॉर्मेटिव है ना बेटा, जजमेंट ले गवर्नमेंट ने पूछा उनसे भाई क्या चाहते हो, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट ने उसको अल्टीमेटली हटा दिया। दैट्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फॉर यू, जहाँ पर वैल्यू जजमेंट्स चली। गवर्नमेंट ने अपना बोला कि अच्छा है, एजिटेटर्स ने बोला खराब है, एंड देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली जो नो हेल्प की, सामने वालों को बताया कि भाई हमारे हिसाब से ये अच्छा है, एजिटेटर्स ने कहा नहीं हमें नहीं लग रहा अच्छा, तो फिर गवर्नमेंट हैड टू स्क्रैप दोस। अभी भी मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को लगेगा कि यार थोड़ा सा और डिटेलिंग दो ना सर पॉजिटिव नॉर्मेटिव की। देख बेटा तेरी रीडिंग्स में तो इतना ही है, लेकिन मुझे पता है ये टॉपिक मांगता है डिटेलिंग, तो मैं तेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा सिखाता हूँ पॉजिटिव नॉर्मेटिव। चलो शुरू करते हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नॉर्मेटिव है। अ टैक्स कट विल रेज इंटरेस्ट रेट, तो ये तो वेरीफिएबल है ना, तो मेरे बच्चों ये क्या हुआ पॉजिटिव। पेरोल टैक्सेस आर टू हाई, तो डोंट यू थिंक आप अपनी एक तरह से जजमेंट दे रहे हो। नॉर्मेटिव, अ कट इन द पेरोल टैक्स वुड इम्प्रूव द प्रेसिडेंट्स पॉपुलैरिटी, आई थिंक पॉजिटिव, बिकॉज आप बता रहे हो कि ओके दिस इज गोना हैपन इफ यू डू अ पर्टिकुलर थिंग। Payroll taxes should not be cut unless capital gain taxes are cut also. Again, you are making your own judgment. You are giving suggestions. Becomes normative मेरा बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मेटिव एंड पब्लिक पॉलिसी, तो वही गवर्नमेंट की पॉलिसी मेरे बच्चों, जो मैंने भी अभी गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था ना फार्म लॉज वाला। Normative analysis also generates advice to society in general. When a government policy creates winners and losers, economists need to make some ethical judgment to conduct normative analysis. क्योंकि कोई भी पॉलिसी जब होगी तो उससे किसी को फ़ायदा होगा किसी को नुकसान होगा। अब सपोज अमीरों पे बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दे, अगर लग्जरी गुड्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दे अगर गवर्नमेंट, तो पॉजिटिव विनर कौन होगा इसमें? वो गरीब लोग, अगर हम ये मान के चलें कि गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल गरीबों के लिए करेगी। और लूज़र कौन होंगे? जो लग्जरी खरीदेंगे या जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे। So ethical judgments are usually unavoidable when economists think about government policy because there are few policy that make everyone better off. अब ethical क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना ट्रेड ऑफ हो गया है।
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा इकोनॉमिस्ट को कि जो फायदा है गरीबों का इन दिस केस, क्या वो अमीरों के नुकसान से ज़्यादा है और वाइसा वर्सा, एंड अकॉर्डिंगली फिर वो डिसीजन को आगे बढ़ाएंगे. सो दस द पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस which will ask what society should do are normative economic questions. माइक्रो एंड मैक्रो आप रट चुके हैं ना. माइक्रो स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज फर्म और हाउस होल्ड. मैक्रो स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल और ऑन एग्रीगेट बेसिस. माइक्रो के टूल होते हैं डिमांड सप्लाई, मैक्रो के टूल होते हैं एडी एंड एएस. यही सब पढ़ा था ना बेटा? हाँ जी सर यही पढ़ा था. चल तेरी रीडिंग जो कह रही है एक बार वो भी पढ़ ले बेटा. Microeconomics is the study of how individual, household, firms and government make choices and how those choices affect prices, the allocation of resources and well-being of other agents. In other words, microeconomics study the individual economic variable and their behavior. Its main tools are demand and supply. Macroeconomics is the study of economy as a whole. It studies economy-wide phenomena like growth rate of country, inflation, unemployment. इसके main tools aggregate demand, aggregate supply. 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. तो आइए पहला प्रिंसिपल है बेटा ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन को आप जब छोटे बच्चे थे ना तो आपको ऐसे पढ़ाया जाता था कंज्यूमर ऑप्टिमल, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. बट ट्रस्ट में मेरा बच्चा ऑप्टिमाइजेशन एक बड़ा टर्म है. तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की आप बात करते थे बच्चे, वो इज जस्ट अ मीगर माइनर पार्ट ऑफ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. जैसे जैसे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स की आगे तैयारी करेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे, यू विल एक्चुअली कम टू नो ऑप्टिमाइजेशन इज अ बिग कॉन्सेप्ट. आइए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं. ऑप्टिमाइजेशन मीन्स पिकिंग द बेस्ट फिजिबल ऑप्शन. फिजिबल मतलब जो अफोर्डेबल हो आपके लिए, अगर मनी टर्म्स में हम बात करें तो. Economists do not believe that people actually do pick the best feasible option, rather people try to pick the best feasible option. तो आप कहोगे क्यों, वो तो ट्राई क्यों करेंगे और वो क्यों नहीं पिक करते अपना बेस्ट. आगे बताते हैं आपको. पीपल डोंट ऑलवेज सक्सीड इन ऑप्टिमाइजिंग बट पीपल ट्राई टू ऑप्टिमाइज. सर क्यों सर, ऐसे कैसे सर, हमने तो ऐसा चित्र बनाया था. मैंने कहा कैसा? कि देखो सर हमारे को तो टीचर ने कहा था ये देखो तुम्हारा बजट लाइन, ये तुम्हारा IC1, ये तुम्हारा IC2, ये तुम्हारा IC3, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5. हमने तो सर को कहा सर ये तो हमारे बजट में नहीं है, ये नीचे वाले IC पर है, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये हमारा बेस्ट बंडल है. वाओ दैट्स ग्रेट. तो सर आप ये क्यों कह रहे हो? मैंने कहा क्या? कि ये पीपल डू नॉट ऑलवेज सक्सीड इन ऑप्टिमाइजिंग बट पीपल ट्राई टू ऑप्टिमाइज. देखो ना सर, आई हैव सक्सीडेड इन ऑप्टिमाइजेशन. बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड मिस कर रहे हो. हमने क्या लिखा है? पीपल डोंट ऑलवेज सक्सीड. बट सर व्हाई नॉट ऑलवेज? मैंने तो प्रूव किया. अभी देखते हैं आगे, बताते हैं आपको. People try to choose the best feasible option given information, knowledge, experience and the training the economic agents have. भैया इन्फॉर्मेशन चाहिए. ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल दे दिया आपने. सही मायने में बताओ, आज अगर आप हवाई जहाज़ लेने जाओ, आपको खरीदना है जी हवाई जहाज़, है कोई इन्फॉर्मेशन कि उसका इंजन कौन सा होता है, कौन सा बेस्ट होता है, क्या उसकी कन्फिग्रेशंस होती हैं? नहीं सर. तो तू कैसे बेस्ट ले लेगा बेटा? सर कोई और एग्जाम्पल दो. बिल्कुल देता हूँ. इट इज़ फॉर बॉयज़. आपकी मम्मा ने आपको भेजा जब बेस्ट लाल मिर्ची लिया. कभी खरीदी है ज़िंदगी में लाल मिर्च? नहीं सर. तो बेस्ट कैसे लाएगा भाई तू? सर गर्ल्स का कोई एग्जाम्पल तो देते हैं जी. गर्ल्स को बोला है, मैं कोई भाई वो नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब अदरवाइज मत लेना, कि जाओ एक क्रिकेट बैट लेकर आओ. तो हम एज्यूम करेंगे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डोंट हैव नॉलेज कि इंग्लिश विलो क्या होता है, कश्मीर विलो क्या होता है, बैट किस क्वालिटी का क्या होता है. तो वो कहाँ से बेस्ट बैट ले आएंगे भाई? हाँ सर बात तो सही है. सही है तो आगे बढ़ो. So feasible options are those that are available and affordable to an economic agent. For example, you have 100, then rupees 80 thali is a feasible option while 200 sushi is not. तो जब वो बजट के बाहर वाली बात. The concept of feasibility goes beyond the financial budget of the agent. Many different constraints can determine what is feasible. For example, it is not feasible to work more than 24 hours because होते ही नहीं उससे ज़्यादा. When someone chooses the best feasible option, given the information that is available, economists say that the decision maker is being rational. तो अगर आप feasible option के लिए जाते हैं, you are considered rational. और जब आप छोटे थे तो आपको assumption कराते थे आपके respected teacher that consumer is rational. तो आप कहते थे rational कौन होता है? तो टीचर कहते थे वो जो समझदार हो, वो जो बेस्ट बंडल पिक करे. यहाँ पर बेस्ट की जगह फिजिबल आप टर्म यूज़ कर रहे हैं.
It is important to note that when we optimize, what we optimize rather varies from person to person and group to group. Like most firms try to maximize profit, but most individuals are not trying to maximize their income. Instead, they want to have the best consumption bundle. तो जिस तरीके से आप ऑप्टिमाइज करते हैं वो भी वेरी करता है. अब आते हैं जी ट्रेड ऑफ एंड बजट कंस्ट्रेंट. मेरा बेटा, मैं तेरे को डरा नहीं रहा, लेकिन समझ देख, किसी भी इंडिविजुअल की जो एज होती है वो 20 ईयर से 50 ईयर उसकी फिट एज मानी जाती है अमूमन केसेस में. हाँ सर, कितने ईयर्स हुए? सर 30 ईयर्स. अच्छा, एक साल में कितने संडेज होते हैं? सर 52. ओके, तो 30 साल में कितने संडे हुए? सर अराउंड 1650 संडे. तो बेटा तेरे पास ना तेरी ज़िंदगी में सिर्फ 1650 संडे ही है हेल्दी, बस यही है. क्या बात कर रहे हो सर? हाँ भाई, यही है तेरे पास 1650 संडे. जी ले जिंदगी जो जीनी है इसमें तूने. सर अब मैं क्या करूं? ट्रेड ऑफ है ना. अब सोच ये संडे को कैसे यूज करना है, सो के, छोले भटूरे खा के, या कुछ और करके. यही ट्रेड ऑफ होते हैं बेटा. सो ट्रेड ऑफ अराइज व्हेन सम बेनिफिट मस्ट बी गिवन अप इन ऑर्डर टू गेन अदर्स. जल्दी उठ, पढ़ाई कर, सोना छोड़ना पड़ेगा. ठीक है. इकोनॉमिस्ट यूज बजट कंस्ट्रेंट टू डिस्क्राइब ट्रेड ऑफ. अ बजट कंस्ट्रेंट इज द सेट ऑफ थिंग दैट अ पर्सन कैन चूज टू डू और बाय विदाउट हर ब्रेकिंग हर बजट. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डू ओनली 2 एक्टिविटीज इन योर फ्री टाइम, सर्फ द वेब और पार्ट टाइम जॉब. और सपोज 5 फ्री आवर्स हैं आपके पास, तो हमने कुछ ऑप्शंस बना लिए. लाइक आप 0 सर्फ कर सकते हो, 5 घंटा काम कर सकते हो, 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0. सो एज यू कैन सी, एक एक्टिविटी बढ़ाओगे दूसरी एक्टिविटी कम हो जाएगी. ये बात समझ ले बेटा. ट्रेड ऑफ जिंदगी में हर किसी पे रहेगा. लोग कहते हैं अंबानी तो बड़ा अमीर है, उसको क्या चॉइस हो, तो जो चाहे ले ले. बेटा संडे उसके पास भी उतने ही हैं जितने तेरे पास हैं, 20 से 50 के. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो आगे तेरे उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर जिसको शुरुआत में हमने जिक्र छेड़ा था. So we face trade-offs whenever we allocate our time. When we do one thing, something else gets squeezed out. Since there can be so many options which are left out when we do any particular activity, thus economists tend to focus on the best alternative. आप कहते थे ना, opportunity cost is the cost of next best alternative. Why? Because there are so many alternatives कि सबको लिया ही नहीं जा सकता भाई. So we refer to this best alternative activities as the opportunity cost. This is what an optimizer is effectively giving up when she allocates an hour of her time. Assigning a monetary value. So economists often try to put a monetary value on opportunity cost. One way to estimate the monetary value of an hour of your time is to analyze the consequences of taking a part-time job or working additional hours at the job you already have. So the opportunity cost of an hour of your time is at least the value that you should receive from an hour of work at job. A part-time job is one item in the list of the alternatives to surfing the web. If part-time job is top of the list, तो ये हो गई आपकी बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो सपोज 1 घंटा काम करने के 100 रुपये मिलते हैं. तो मेरे बच्चे, अगर तू 1 घंटा सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो ही खींचेगा या औरों की फ़ोटो देख के लाइक और कमेंट मारेगा, तो ये समझ ले 100 रुपये का नुकसान हो रहा है. क्योंकि वही घंटा अगर तू काम कर लेता, 100 रुपये का कड़क नोट आता जेब में. सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आदमी कैसे करे? तो सर क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए मैं बैठा हूँ? थोड़ा तो मेरे को भी जीने का हक है. तो ठीक है, फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज कर ले. जो तेरे लिए अच्छा लगे तुझे तू कर लियो भाई. तेरे को लगे इंटरनेट सर्फ करना ज़्यादा अच्छा है वो कर ले, तेरे को लगता है काम करना ज़्यादा अच्छा है वो कर ले, या कोई कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो ले ले. So cost benefit analysis is the calculation that identifies best option by summing benefits and subtracting cost. This analysis is used to identify the alternative that has the greatest net benefit. Suppose that you and your friend are going to Goa from Delhi. The question is whether you should drive or fly. अब जो बच्चे दिल्ली के हैं वो कहेंगे अरे सर दिमाग खराब हो गया, दिल्ली से कौन ड्राइव करके जाएगा, गोवा बहुत दूर है. अच्छा भाई मुंबई कर ले भाई. ठीक है. सपोज ड्राइविंग विल कॉस्ट $200 ईच एंड अ प्लेन टिकट विल कॉस्ट $300 ईच. सर डॉलर क्यों डाल दिए, तू रुपए डाल दे मेरे भाई. नाउ वी नीड टू सी द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ बोथ. फ्रॉम द बेनिफिट परस्पेक्टिव, ऑब्वियसली ड्राइविंग में आपको $100 बच रहे हैं. वी कॉल इट डायरेक्ट कॉस्ट और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. बट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट सिर्फ थिंग नहीं है कंसीडर करने की, और भी चीज़ें हैं जब हम कॉस्ट को कंसीडर करते हैं. ड्राइविंग टेक्स एक्स्ट्रा 40 आवर्स ऑफ टाइम. अज्यूम कर रहे हैं यार. सो द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विल लुक लाइक दिस. अज्यूमिंग दैट वी हैव 10 आवर्स पर आवर
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो। तो अब नेट बेनिफिट कैसे निकलेगा? 100 की बचत लेकिन 400 की चपत, तो आपको तो 300 का नुकसान है। तो भैया फ्लाई करो, फ्लाई। सो टू एन इकोनॉमिस्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन आर सेम थिंग, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करके अल्टीमेटली करता बंदा ऑप्टिमाइजेशन ही है। सेकेंड प्रिंसिपल है इक्विलिब्रियम का। और सर मुझे पता है इक्विलिब्रियम जहाँ पर डिमांड सप्लाई बराबर हो। हाँ भाई वो तो है ही, मगर थोड़ा अलग से थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। Equilibrium is the situation in which everyone is optimizing. Here, nobody believes that he or she should change their behavior to get more benefit. In equilibrium, all economic agents are making their best feasible choices, taking into account all of the information they have, including their beliefs about the behavior of others. Here is an example to look at the equilibrium. Suppose the market price of gasoline is $2 per gallon and the gasoline market is in equilibrium. Here three conditions will need to be satisfied. Amount of gasoline produced by seller will equal the amount purchased by buyer. वही जो तू कह रहा था डिमांड सप्लाई बराबर. Oil companies will only operate where the production cost is less than 2 क्योंकि लॉस में तो नहीं बेचेंगे. And buyer of gasoline will only use it for activity that are worth at least $2 per gallon. कि भाई वो खरीदेंगे तभी जब उनको लगेगा कि हाँ इतना बेनिफिट मिल रहा है यहाँ से. In equilibrium, both sellers and buyer of gasoline are optimizing. Given the market price of gasoline, nobody would benefit by changing his or her behavior. क्योंकि अगर आप equilibrium पर हो तो आप ऑलरेडी बेस्ट प्राप्त कर रहे हो, be it a buyer, be it a seller. तो अगर आपको ऑलरेडी बेस्ट मिल रहा है, why would you want to change it? अब आपको सिखाते हैं अगला कॉन्सेप्ट, फ्री राइडर प्रॉब्लम से आपको सिखाते हैं बेटा फ्री राइडर. Assume that 5 roommates live in a rented house. Each roommate can spend some of his or her time contributing to the general well-being of all the roommates by throwing away empty pizza boxes and soda cans, or each can spend all his or her time on activities that only benefit them, for example, watching YouTube. Imagine that one roommate hates the mess and starts spending some time cleaning up the kitchen. Now all other roommates benefit without having to lift a finger. Roommates who leave the cleaning to others are an example of something we call free rider. और आप सेम 3 सेम 4 में फ्री राइडर के ऊपर स्पेशली सेम 4 में काफ़ी पढ़ेंगे भी, सेम 5 में भी. Equilibrium analysis helps us design special institution like financial contract that reduce or even eliminate free riding. For example, if everyone agreed to pay $5 per week to a cleaning service, it would be easier to enforce $5 weekly payment than to monitor compliance with the rule clean up yourself, as pizza crumbs don't have identity tags. भाई ये थोड़ा ना कहेंगे कि भाई वो कहेगा मेरा नहीं है, वो कहेगा मेरा नहीं है. तो आप एक फाइनेंशियल सिस्टम भी कर सकते हो जिससे फ्री राइडिंग की प्रॉब्लम दूर हो सकती है. थर्ड प्रिंसिपल है बेटा एम्पेरिज्म. तो आप कहते हैं ना, आपने कई बार पढ़ा होगा एम्पेरिकल एविडेंस, बेसिकली डेटा. So economists test their ideas with data. The evidence-based analysis is called empirism. Economists use data to determine whether our theories about human behavior match up with the actual behavior. In case it does not, we need to go back to the drawing board and come up with a better theory. This is how economics is also considered as a science. Economists are also interested in knowing what is causing things to happen in world. We will do the detailed analysis of this empirical evidence system in chapter 2. Is economics good for you? Well, पढ़ाई वास्ते तो आप 3 साल बाद ही बताएंगे इकोनॉमिक्स गुड और बैड है. वैसे ऊपर से देख लेते हैं. लर्निंग टू मेक गुड चॉइसेस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ लर्निंग इकोनॉमिक्स. यूज ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है. You can use economic principle when you give other people advice and when you make your own choices, and you can apply economic tools such as trade-off and cost benefit analysis to any economic decision. बच्चों फॉर नोट्स, अगर किसी को भी नोट्स चाहिए, कोई भी डाउट है, मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा. मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपको नोट्स वगैरह भी दे दूंगा. और हाँ, बार बार ना कमेंट पे लिखने की जरूरत नहीं है कि आपकी राइटिंग खराब है, मुझे मालूम है. ठीक है, चलिए, आई होप इट हेल्प्स.